हेलो बच्चा लोग, आ गए हैं हिंदी का नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, आपका पेपर बहुत ही करीब आ गया है। आपको ये गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल याद करके चले जाने हैं, एक बार पढ़ के जाने हैं। इन्हीं गद्यांश पद्यांश में से कोई से दो आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे पूरे पद्यांश, उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं गद्यांश। ठीक है, चलिए पद्यांश में पहले नंबर पे हमको दे रखा है, देखो बेटा क्वेश्चन देख लो सभी लोग। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ लिखिए। क्या क्या चीजें लिखनी है आपको, सभी में सेम लिखनी है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले तो संदर्भ, ठीक है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और लास्ट में आपको लिखना है उसका काव्य सौंदर्य। ठीक है, संदर्भ सभी का सेम होने वाला है, बस आपको पाठ का नाम और रचयिता का नाम बदलना है। ठीक है, बाकी प्रसंग और व्याख्या सभी में अलग अलग होगी। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ का नाम, इसके रचयिता जो भी जिस भी चैप्टर से वो रचयिता का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास पद्यांश है, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। ठीक है, ये चार लाइन आपको दे रखी है। ठीक है, पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए मैं और जग और कहां का नाता। ये जो पद्यांश आपको दे रखा है वो आत्म परिचय का है। आत्म परिचय के लेखक कौन है बेटा? हरिवंश राय बच्चन। चलिए संदर्भ में क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए ध्यान से, यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, ठीक है, आरोह भाग 2 हमारी बुक का नाम, ठीक है, की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। यहाँ पे पाठ का नाम आ गया, उसके नीचे किसका नाम आएगा? रचयिता का नाम। ठीक है, आत्म परिचय से लिया गया है, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इसके रचयिता कौन है बेटा? हरिवंश राय बच्चन। चलिए प्रसंग क्या हो, प्रसंग में क्या लिखेंगे? इसमें कवि ने स्वयं के और संसार के विरोधाभासी संबंध का चित्रण किया है। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कवि ने स्वयं के बारे में और संसार के बारे में जो विरोधाभास, मतलब जो विरोध में चीजें चलती है, उसका वर्णन किया है। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कि मेरा और इस संसार का स्वभाव बिल्कुल अलग है। कवि कहना चाहते हैं कि जो संसार है और वो जो स्वयं खुद है, उन दोनों का जो स्वभाव है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों का स्वभाव क्या है? अलग है। हमारा कोई नाता नहीं है, मतलब दोनों का स्वभाव ही अलग है, तो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, इसलिए उन दोनों का कोई नाता नहीं है। मैं अपनी कल्पनाओं का संसार रोज बनाता हूं। जो कवि है वो अपने कल्पना से एक संसार बनाते हैं उनके स्वयं का। ठीक है, और असंतुष्ट होने पर उसे मिटा देते हैं, और अगर वो उससे खुश नहीं होते हैं तो उसको वो क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। मैंने जैसे मेरे ड्रीम लाइफ सोची, इमेजिन करी, इमेजिन करके लाइफ बनाई, ठीक है, अच्छी नहीं लगी, हमने उसको क्या करा? मिटा दिया। वैसे कवि कहते हैं कि मैं अपने सपनों का संसार खुद बनाता हूं, और असंतुष्ट मतलब खुश नहीं होने पर उसे क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, यह संसार जिस पृथ्वी पर सुख वैभव और धन इकट्ठा करता है, मतलब यहाँ पे संसार के जो लोग हैं, ठीक है, ये मतलब जो संसार है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे पृथ्वी पर सुख वैभव और धन इकट्ठा कर रहा है। क्या इकट्ठा कर रहा है? मतलब जितने भी सुख है धरती के वो, और वैभव मतलब धन, ठीक है, धन और वैभव वो क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। कौन? संसार के लोग। मैं अपने हर कदम से उस वैभवशाली पृथ्वी को ठुकराता हूं, और वो क्या कर रहे हैं? अपने कौशल से सभी जो सुख है उसको ठुकरा रहे हैं। चलिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य प्रेम है, क्योंकि कवि क्या चाहते हैं बेटा? प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम सबको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, भौतिकता नहीं, मतलब संसार की चीजों से उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमारा वाक्य हो गई। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हमने देख ली। काव्य सौंदर्य विशेष क्या है? और शब्द की आवृत्ति में यमक अलंकार का प्रयोग है। और शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है, इसमें अलंकार कौन सा है बेटा? यमक अलंकार है। ठीक है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, बना बना में कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा सहज और खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है इसमें? सहज और खड़ी बोली। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही निम्नलिखित काव्यांश, वही संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखना है। चलिए क्या है? धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाह कहो कोहू। ठीक है, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सार नाम गुलामू, हे राम को जाको रुचे, सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो, मसीत को सोइबो लेबो, को एकु न देवो दो। बेटा ये सोरा इंपॉर्टेंट है, सिंपल पेपर में भी दे रखा है। कवितावली का क्वेश्चन है। इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन तो इसके थे। इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास जी है। ठीक है, वही संदर्भ में क्या आएगा? यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में, कवितावली से
उद्धृत है, मतलब किससे लिया गया है बेटा? कवितावली से, जो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। ठीक है, इसमें कवि ने अपनी अनन्य राम भक्ति को प्रकट करते हुए समाज की जाति पाति और रूढ़ियों पर प्रहार किया है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखा है बेटा? इसमें जो कवि है उन्होंने क्या करा? अपनी अनन्य राम भक्ति को प्रकट करा है, मतलब वो बहुत बड़े राम भक्त थे। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट किया है, साथ ही समाज की जाति पाति और रूढ़ियों पर प्रहार किया है। ठीक है, समाज में जितने भी लोग हैं वो जाति पाति का विरोध करते हुए रूढ़ियों का प्रहार किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं बेटा। तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज मुझे चाहे धूर्त कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाह कहे। कवि क्या कहते हैं बेटा? जो समाज के लोग हैं वो चाहे उन्हें कुछ भी कह दे, कुछ भी से मतलब धूर्त कह दे, ठीक है, सन्यासी कह दे, राजपूत कह दे या जुलाह कह दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन आ रहा है, ठीक है, फोन को बाद साइड रख देते हैं। चलो, तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? समाज उनको कुछ भी कहे, धूर्त कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुला कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, मुझे अपनी बेटी की शादी किसी के बेटे से करके उसकी जाति नहीं बिगाड़नी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे अपनी बेटी की शादी, मतलब उनकी जो बेटी है उसकी शादी सॉरी बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी किसी के बेटे से करके उसकी जाति नहीं बिगाड़नी। क्या बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी में किसी लड़के से नहीं करना चाहता और करके उसकी जाति बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं तो केवल अपने प्रभु राम का गुलाम हूं। वो कौन है बेटा? प्रभु श्री राम के गुलाम है। जिसे जो अच्छा लगे वह मेरे बारे में कह सकता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या कहें, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं लोगों से कि जो लोग हैं वो उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। मैं मांग कर खा सकता हूं और मस्जिद में सो सकता हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो बोल रहे कि मेरे को जब भूख लगेगी मैं किसी से मांग कर खा लूंगा। ठीक है, मेरे सोने के लिए छत नहीं रहेगी तो मैं मस्जिद में जाके सो जाऊंगा। ठीक है, जाति पाति का इन्होंने क्या करा है? विरोध करा है बेटा। चलिए, काव्य सौंदर्य में क्या है? कवि की राम के प्रति अधिक निष्ठा व्यक्त हुई है। क्या मैंने बताया था, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी की क्या बता रहे हैं? मतलब कवि तुलसीदास जी की क्या बता रहे हैं? नहीं, कवि राम भक्ति के, अपनी राम भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रज भाषा का सशक्त प्रयोग है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है बेटा इसमें? ब्रज भाषा का। सवैया छंद की प्रधानता है। कौन से छंद की प्रधानता है? सवैया छंद की प्रधानता है। यह हमने दो पद्यांश को अच्छे से देख लिया है। चलिए तीसरे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इसमें काव्य सौंदर्य नहीं पूछा है, क्या बोला है? बस संदर्भ प्रसंग और क्या लिखनी है? व्याख्या लिखनी है। चलिए, जथा पंक बिनु रखक अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर हरहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। ठीक है, ये जो हमारी पद्यांश है बेटा वो लक्ष्मण मूर्छा और राम मिलाप वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता भी कौन है? तुलसीदास जी है। ठीक है, वही संदर्भ में क्या लिख देंगे? प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है। चलिए, इसमें लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम के मानवीय विलाप का वर्णन है। क्या बताया बेटा? प्रसंग में क्या बोला है? प्रस्तुत पद्यांश में क्या बोल रहे हैं कवि? ठीक है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम जी कैसा प्रतीत करते हैं? राम जी का विलाप के बारे में हमने इसमें वर्णन किया है। चलिए व्याख्या और भावार्थ देख लेते हैं। श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसे पंखों के बिना पक्षी। ठीक है, अत्यंत दीन हो जाता है। देखिए, कवि कहते हैं कि जब श्री राम के जो भाई थे हमारे लक्ष्मण जी, वो मूर्छित हो जाते हैं, तब श्री राम जी क्या कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं हे भाई। ठीक है, क्या बोल रहे बेटा? हे भाई, तुम्हारे बिना, देखो लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसे, कैसे? पंखों के बिना पक्षी। जैसे बिना पंखों के पक्षी अत्यंत लाचार हो जाते हैं, वैसे ही उनका जीवन हो जाएगा। ऐसा श्री राम जी किससे बोल रहे हैं बेटा? लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। चलिए, जैसा मणि के बिना सांप और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी शक्तिहीन हो जाता है। जैसे अब देखो, बिना मतलब पक्षी, बिना पंखों के पक्षी, एक एग्जांपल उन्होंने पक्षी वाला दे दिया। ठीक है, एक क्या दिया? बिना मणि के सांप और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी शक्तिहीन हो जाता है, वैसे ही उनका जीवन हो जाएगा। चलिए, यदि यह कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है तो मेरा जीवन तुम्हारे बिना ऐसा ही असहाय हो जाएगा। ठीक है, अगर
आप मूर्छित हो, जैसे लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी मूर्छा से नहीं उठते, तब उनका जीवन कैसा हो जाएगा, इस पंखों के बिना पक्षी का, ठीक है, मणि के बिना सांप का, सूंड के बिना हाथी का हो जाता है, वैसे ही उनका जीवन हो जाएगा, ठीक है, असहाय उनका जीवन हो जाएगा। ये श्री राम जी किससे बोल रहे हैं बेटा, लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। सौंदर्य इसमें नहीं पूछा है, फिर भी हम बता देते हैं बेटा सौंदर्य क्या है। श्री राम के भातृ प्रेम का मर्म स्पर्शी चित्रण है, ठीक है, मतलब जो श्री राम जी अपने लक्ष्मण जी के प्रति जो प्रेम था, भाईचारा था, उनके बारे में क्या करा है, वर्णन किया। उपमा अलंकार का प्रयोग करा है, कौन सा अलंकार का प्रयोग करा है बेटा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग करा है, ठीक है। अवधि भाषा और चौपाई छंद है, ठीक है, इसमें इनकी भाषा, मतलब ये जो भाषा दे रखी है वो किसी है, अवधि है, और साथ ही में क्या है, कौन से छंद का उपयोग करा है, तो चौपाई छंद का उपयोग करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ठीक है, वही क्वेश्चन तो वही है। चलिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, ठीक है। ये आत्म परिचय का दे रखा है। आत्म परिचय के कवि कौन है बेटा, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। प्रसंग क्या बोल देंगे, कवि यहाँ अपने जीवन के अंतर्द्वंद और प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मतलब कवि के आंतरिक जीवन में, ठीक है, जो मतलब अंदर से खुद से जो लड़ाई चल रही है वो, और उनके प्रेम के वर्णन का, प्रेम का जो वर्णन है, प्रेम की जो पीड़ा है उसके बारे में हमने बताया है, ठीक है। व्याख्या बोल देते हैं बेटा, ठीक है, भावार्थ क्या है, ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका। कवि कहते हैं कि मैं अपने रुदन में भी प्रेम के राग लिए फिरता हूं, मतलब कभी जब रोते हैं, रोते हुए भी मतलब उनके आंसुओं में भी क्या लिए फिरते हैं बेटा, प्रेम लिए फिरते हैं। क्या लिए फिरते हैं, प्रेम लिए फिरते हैं, ठीक है। मेरी वाणी सुनने में भले ही शीतल और कोमल लगे, पर उसमें विचारों की आग छिपी है, ठीक है। भले ही उनकी जो वाणी है वो शीतल है, मतलब अच्छी कोमल वाणी है, फिर भी विचारों की जो आग है उनकी वाणियों में क्या कर रही है, छिपी हुई है। मेरे पास प्रेम की यादों का वह खंडहर जैसा भाग है, जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर किया जा सके। उनके पास एक खंडहर है उनकी प्रेम का, ठीक है, उनके प्रेम का एक खंडहर बना रखा है, जिसके आगे वो राजाओं के महलों को भी क्या कर सकते हैं बेटा, ठुकरा सकते हैं। चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है, मतलब वाणी शीतल है उसके बाद भी आग है, तो इसमें कौन सा अलंकार है बेटा, विरोधाभास। भाषा में तरलता और गेयता है, ठीक है, भाषा में क्या थी बेटा, तरलता और गेयता। चलिए चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, चलिए, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ठीक है। प्रश्न अब बेटा बार बार नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट अपन पद्यांश पढ़ेंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ठीक है। ये जो पद्यांश दे रखा है वो पतंग का है बेटा, पतंग के जो कवि है वो आलोक धनवा है, तो क्या लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग से लिया गया है। इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित पाठ पतंग से लिया गया है, इसके रचयिता आलोक धनवा है। चलिए प्रसंग में क्या, इसमें वर्षा ऋतु के बाद आए शरद ऋतु के आगमन और बच्चों के उत्साह का वर्णन किया है। किसका बेटा, शरद, ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आया उसका, और बच्चों के उत्साह का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भावार्थ बता देते हैं इसका। कवि कहते हैं कि मूसलाधार बारिश का समय बीत गया है, मतलब जो बारिश का समय था वो क्या हो गया, बीत गया है, वर्षा का समय बीत गया है, और अब एक नया सवेरा हुआ है। जैसे ही बारिश का मौसम गया अब नया सवेरा हुआ है, नया मौसम आया है, ठीक है। यह सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल और चमकीला है। किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा, खरगोश की आंखों से, कि ये जो सवेरा है वो खरगोश की आंखों की तरह लाल है और चमकीला है, ठीक है। शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया है, ठीक है। शरद ऋतु को एक बालक से कंपेयर करा है, वो बालक साइकिल चलाते हुए पुल को पार करते हुए आया है, जो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जो बच्चों को किसके लिए आमंत्रित कर रहा है बेटा, पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, ठीक है। चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। शरद ऋतु का सुंदर मानवीकरण किया गया है, शरद ऋतु का क्या करा है बेटा, मानवीकरण करा गया है, ठीक है। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे छठे नंबर का। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर, सुख पर दुख की छाया,
जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ठीक है, ये बादल राग का है बेटा, बादल राग के जो कवि है, ठीक है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो लिखेंगे प्रसंग क्या हो जाए, संदर्भ क्या हो जाएगा, यह गद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग से लिया गया है। ठीक है, अब प्रसंग में देखते हैं प्रसंग क्या है। इसमें बादलों की क्रांति, बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। किस में दर्शाया बेटा, बादलों को क्रांति के रूप में दर्शाया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि वायु रूपी सागर पर बादलों की नौकाएं तैर रही है। देखना बेटा कितने अच्छे से कंपेयर करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, कि हवा जो चल रही है, ठीक है, वायु जो है, वायु को सागर बोला है। क्या बोला है, सागर मतलब समुद्र। उस पे जो बादल है वो नौका है, मतलब नाव की तरह चल रहे हैं, यही बोला है हमारे कवि ने। कवि कहते हैं कि वायु रूपी सागर पर बादलों की नौकाएं तैर रही है। ठीक है, बादल रूपी जो, वायु रूपी जो सागर है, ठीक है, जो हवाओं का समुद्र है, उसमें बादलों की नाव तैर रही है। ठीक है, ये बादल संसार के दुखों और कष्टों के बीच अस्थिर सुख पर दुख की छाया की तरह मंडरा रहे हैं। ठीक है, ये किसकी तरह मंडरा रहे हैं बेटा, जो हमारे सुख होते हैं वो अस्थिर है। कैसे हैं, अस्थिर है, सुखों को अस्थिर बताया गया है। उस पर कौन मंडरा रहे हैं बेटा, दुखों के बादल मंडरा रहे हैं। चलिए, संसार के दग्ध मतलब जले हुए हृदय पर यह क्रांति रूपी वर्षा निर्दय विल्प की माया फैला रही है। मतलब संसार के जो जले हुए हृदय है, मतलब त्रस्त, मतलब बिल्कुल हारे हुए हृदय है, ठीक है, उस पर क्रांति की क्या चला रही है बेटा, वर्षा चला रही है। क्रांति की वर्षा हो रही है, क्रांति की वर्षा हो रही है मतलब तबाही मचा रही है। क्या फैला रही है, तबाही फैला रही है। चलिए, जो शोषकों के विनाश का संकेत है, किसके बेटा, शोषकों के विनाश का संकेत है। चलिए, काव्य सुंदर समीर सागर में रूपक अलंकार है। चलिए, बादलों को क्रांति का दूत बताया गया है। चलिए अगले की ओर आगे बढ़ते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपट नट चोर चार चेट की, पेट को पटत गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। ठीक है, ये भी कवितावली का है बेटा, कवितावली से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी है। तो प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास की कवितावली से उद्धृत है। ठीक है, मतलब लिया गया है। इसमें तत्कालीन समाज की आर्थिक दुर्दशा और भूख की समस्या का चित्रण है। प्रसंग में क्या लिखे कि जो तत्कालीन समाज है बेटा, तत्कालीन समाज की आर्थिक दुर्दशा, ठीक है, आर्थिक रूप से जो परेशान है वो, और भूख की समस्या का चित्रण करा गया है। चलिए देखते हैं। कवि कहते हैं कि उस समय मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर और बाजीगर सभी अपनी भूख मिटाने के लिए परेशान परेशान थे। वहां पर मतलब जितने भी थे, किसान, मजदूर, भिखारी, व्यापारी, भाट, नौकर, नट, चोर, बाजीगर, ठीक है, जितने भी लोग थे सभी लोग अपनी भूख मिटाने के लिए परेशान थे। चलिए, लोग पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ते थे। किसके लिए पढ़ते थे बेटा, पेट की आग बुझाने के लिए। ठीक है, कलाएं सीखते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे और घने जंगलों में शिकार के लिए भटकते थे। अब भूख लग रही है, पेट से भूखे हैं, ठीक है, पेट भरने के लिए जो भी उनको काम मिलता वो सारे लोग वो करते। जैसे क्या क्या बेटा, नई नई कलाएं सीखते, पढ़ते, पहाड़ों पर चढ़ते, घने जंगलों में शिकार के लिए भटकते। भूख इंसान से हर तरह के अच्छे बुरे कार्य करवा रही थी। ठीक है, मतलब जो भूख के कारण सभी लोग अच्छे काम भी कर रहे थे और बुरे काम भी कर रहे थे। जिनको जिससे जिससे जिनका पेट भरा जा रहा था वो लोग वैसा कार्य कर रहे थे। चलिए, काव्य सौंदर्य अनुप्रास अलंकार की छटादर्शी है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार को दर्शाया गया है इसमें। तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्रण है। मतलब तत्कालीन मतलब आज का जो, मतलब उस समय की जो समाज थी उसकी आर्थिक स्थिति का भी क्या करा है, वर्णन करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करिए। चलिए, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा थे। ठीक है, ये उषा का है बेटा, उषा शमशेर बहादुर सिंह कवि हैं। इसके संदर्भ प्रसंग में देखो, यह पद्यांश शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। इसमें सूर्योदय से ठीक पहले के आकाश के बदलते रंगों का वर्णन कराए। प्रसंग में क्या लिखा है, सूर्योदय के ठीक पहले, मतलब जब सूर्य उगता है उसके ठीक पहले जब आसमान अपने रंग बदलता है उसका वर्णन किया गया है। चलिए कैसे करा है कवि ने, कवि कहते हैं कि
भोर का आकाश नीले शंख के समान गहरा और पवित्र दिखाई दे रहा है। मतलब सुबह का जो आसमान है वो कैसा दिख रहा है बेटा? नीला दिखाई दे रहा है, शंख की तरह। किसके शंख की तरह बेटा? नीले शंख की तरह दिख रहा है और पवित्र दिखाई दे रहा है। चलिए, वह ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रसोई के चौके को राख से लीपा हो और वह अभी गीला पड़ा हो। कैसे लग रहा था बेटा? जो हमारा रसोई का चौका है उसको राख से लीप दिया है और लीपने के बाद भी वो कैसा पड़ा हुआ है? गीला पड़ा हुआ है। ऐसा क्या दिख रहा था उनको? आकाश दिख रहा था सूर्योदय से पहले का, जिससे उसकी आभा धूसर और मटमेली दिख रही थी। जिससे वो कैसा दिख रहा था? धूसर और मटमेला दिख रहा था, हल्का सा गंदा दिख रहा था। चलिए, काव्य सौंदर्य ग्रामीण परिवेश के बिंबों का सुंदर प्रयोग करा है। ठीक है, चलिए, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकारों की झलक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ठीक है, देखते हैं बेटा, कविता के बहाने हैं। ठीक है, कविता का नाम क्या है? कविता के बहाने। पद्यांश कहां से लिया गया है? कविता के बहाने से लिया गया है। पाठ का नाम है कविता के बहाने। रचयिता कवि कुंवर नारायण। चलिए, यह काव्याज कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने से लिया गया है। ठीक है, यह हमारा संदर्भ हो गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित पाठ कविता के बहाने, ठीक है, से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। ऐसा भी आप लिख सकते हो या ऐसा लिख दो, यह काव्यांश कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने से लिया गया है। इसमें कविता की असीम शक्ति और विस्तार की तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है। जो कविता की शक्ति है उसकी तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है। यह हमारा प्रसंग हो गया। चलिए, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि कविता कल्पनाओं की एक उड़ान है। कविता क्या है बेटा? कल्पनाओं की एक उड़ान है। चलिए, चिड़िया की उड़ान तो सीमित रहती है। चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित रहती है, मतलब एक पेड़ से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, इतनी ये सीमित रहती है, जगह सीमित रहती है चिड़ियाओं की। पर वह कविता की असीम उड़ान को नहीं समझ सकती। जो चिड़िया है वो कविता की असीम उड़ान को नहीं समझ सकती। चलिए, कविता घर के भीतर, बाहर और एक घर से दूसरे घर, हर जगह पंख लगाकर उड़ सकती। कविता सब दूर जा सकती है, एक घर से दूसरे घर, घर के अंदर, घर के बाहर, ठीक है, एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर। वो सीमित नहीं है। कौन सीमित नहीं है? कविता की सीमा सीमित नहीं है, वो सब जगह पे जा सकती है, उड़ सकती है। कविता का क्षेत्र अनंत है, जबकि चिड़िया एक सीमा है। चिड़ियाओं की सीमा निश्चित बंधी हुई है कि यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, बाकी कविता एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश तक, अंदर से बाहर, एक घर दूसरे घर, सब जगह जा सकती है। ठीक है, चलिए काव्य सौंदर्य बेटा कविता की व्यापकता पर प्रकाश डाला है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। चलिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, जब उसके बाद हम नेक्स्ट 10वां वाला स्टार्ट करेंगे। चलिए, 10वां प्रश्न है हमारा, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। ठीक है, निराला जी की कविता है ये। ठीक है, बादल राग। चलिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यह पद्यांश निराला की कविता बादल राग से लिया गया है। इसमें अमीर वर्ग के शोषक और क्रांति के प्रभाव को दर्शाया गया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं बेटा। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि
ये ऊंची ऊंची अटालिकाएं मतलब भवन, मतलब घर की बात हो रही है, ठीक है। ये ऊंचे ऊंचे भवन केवल सुख का स्थान नहीं है, केवल किसका स्थान नहीं है बेटा, सुख का स्थान नहीं है, बल्कि ये गरीबों के लिए आतंक का भवन है। किसका भवन है बेटा, गरीबों के लिए आतंक का भवन है। क्रांति रूपी जल प्लावन हमेशा कीचड़ पर ही होता है, ठीक है। जो क्रांति है बेटा हमेशा किसके पर होती है, शोषक पर ही होती है, ठीक है। छोटे और प्रफुल्लित कमल तो उस वर्षा के नीर है और अधिक खिलते रहते हैं। चलिए, काव्य सुंदर पूंजीपति वर्ग पर तीखा प्रहार किया गया है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 वाला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी आंखों में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झनकत जिसको छूकर, मैं सासू के दो तार लिए फिरता हूं, ठीक है बेटा। आरो भाग 2 में जो पार्ट है हमारा आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित, ठीक है। पहली लाइन है उसकी, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। चलिए, यह पद्यांश हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय से लिया गया है, ठीक है। इसमें कवि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व और निजी प्रेम के सामंजस्य को दर्शा रहा है, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बता रहे हैं और निजी प्रेम के बारे में भी दर्शा रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन की समस्याओं और जिम्मेदारियों का भार लेकर जीता हूं। कवि क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर, सुनना ध्यान से, मेरे ऊपर सभी की जिम्मेदारी है, मतलब संसार की भी जिम्मेदारी है और निजी जिम्मेदारी भी है, इन दोनों का भार लिए मैं जी रहा हूं। चलिए, फिर भी मेरे हृदय में सबके लिए प्यार भरा है, ठीक है। इतना सब होने के बाद भी वो सभी से प्रेम करते हैं, सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। किसी प्रिय व्यक्ति ने मेरी सांसों के तारों को छूकर झनकृत कर दिया है, मतलब, ठीक है, मतलब यहां पर कवि को किसी से प्रेम हो गया है, ठीक है। प्रेम हो गया है जिससे उनके जो सांस में, उनके सांसों रूपी जो हृदय है, मतलब उनका जो हृदय है उसको झनकृत कर दिया, सांसों के अंदर जो तार लगे हुए हैं उनको किसी ने झनकृत मतलब वाइब्रेट कर दिया है, मतलब कवि को किसी से प्रेम हो गया है। और मैं उन्हीं यादों और प्रेम के सहारे अपना जीवन जी रहा हूं, और कवि अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, उनकी यादों और उसी प्रेम के सहारे जी रहे हैं। चलिए, काव्य सौंदर्य में क्या है, सांसों के दो तार में रूपक अलंकार, क्या कौन सा अलंकार है बेटा, रूपक अलंकार। कवि की प्रेमवादी विचारधारा प्रकट हुई है, कौन सी, प्रेमवादी विचारधारा। चलिए, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। चलिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। ये हमने अभी ऊपर देखा बेटा, ठीक है। कुंवर नारायण के कविता के बहाने का है, ये ऊपर ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए 13 वाला देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, ठीक है। ये भी हमने कर लिया है ऊपर। चलिए आगे, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, ठीक है। वही बात सीधी थी का ये पद्यांश है, बात सीधी थी का, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है, कुंवर नारायण है, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है बेटा, कुंवर नारायण है। चलिए, यह काव्यांश कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। किससे लिया गया है बेटा, बात सीधी थी से। इसके रचयिता कौन है, कुंवर नारायण है। इसमें कथ्य और भाषा के तालमेल के बिगड़ने का वर्णन है, मतलब तथ्य, ठीक है, कथ्य और भाषा के तालमेल, मतलब जो भाषा है और जो बात बोली गई है उनके आपस में तालमेल के बिगड़ने का वर्णन किया गया है। चलिए, क्या किया है बेटा, क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि अपनी बात को बहुत अधिक घुमावदार और अलंकृत भाषा में कहने की कोशिश में मूल बात का प्रभाव ही खत्म हो गया, ठीक है। उनकी जो बात थी उसको वो घुमा फिराकर बोलने लगे, और घुमा फिराकर इस तरीके से बोला कि उसका जो मूल अर्थ था वही क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जैसे किसी पेच को जोर जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई। जैसे किसी पेच, मतलब जो पतंग वाला पेच आता है, ठीक है, मांझा, उसको खींचने से उसकी भी क्या हो गई, चूड़ी मर गई। चलिए, वैसे ही भाषा के चमत्कार के चक्कर में बात का अर्थ नष्ट हो गया। भाषा को चमत्कार मतलब उलझा के बड़ा चढ़ा के बताने के चक्कर में भाषा का जो अर्थ था, वो जो बात का अर्थ था वही क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और वह शब्द जाल में बेकार घूमने लगी, और वो शब्द जाल में क्या, कैसे घूमने लगी, बेकार घूमने लगी। चलिए, काव्य सौंदर्य विशेषता क्या है, विशेष काव्य सौंदर्य विशेष, चूड़ी मरना मुहावरे का सार्थक प्रयोग करा गया है, ठीक है। भाषा की सरलता पर बल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध कहो अवधूत कहो, ये भी हमने देख लिया बेटा।
ये वाला हो गया है, 16 वाला हो गया, 15 वाला हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलटना पलटना, तो उड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। ये भी बात सीधी थी का है, ठीक है। कुंवर नारायण इसके रचयिता है। चलिए, कुंवर नारायण इसके क्या है बेटा, रचयिता है। भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि उसने अपनी सीधी सादी बात को कहने के लिए भाषा को बहुत उलट पुलट कर दिया, ठीक है। सीधी सी बात को कहने के लिए भाषा को बहुत ही उल्टा सीधा मतलब घुमा फिरा के बोल दिया। शब्दों को तोड़ा मरोड़ा ताकि बात स्पष्ट हो सके, शब्दों को तोड़ मोड़ के बताया कि बात क्या हो सके, स्पष्ट हो सके। लेकिन इस प्रक्रिया में बात भाषा के जाल में और अधिक उलझ गई। इस प्रक्रिया में जो बात थी वो भाषा के जाल में उलझ गई और बाहर निकलने के बजाय जटिल हो गई। बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई, जटिल हो गई। चलिए, काव्य सौंदर्य विशेष, कथ्य और शिल्प के द्वंद्व को दर्शाया गया है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। 17 वाला देखते हैं बेटा। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहू एक एकन सो कहा जाई का करी। संदर्भ, ठीक है, कवितावली का दे रखा है बेटा, कवितावली, ठीक है, पाठ कवितावली, रचयिता तुलसीदास। तो प्रस्तुत पद्यांश, यह पद्यांश या यह तुलसीदास की कवितावली से उद्धृत है, ठीक है। यह पद्यांश किससे उद्धृत है बेटा, किससे लिया गया है, तुलसीदास जी की कवितावली से। इसमें अकाल और दरिद्रता का भयावह चित्रण है। किसका चित्रण है बेटा, अकाल और दरिद्रता का। चलिए, कवि कहते हैं कि खेती में किसान के पास साधन नहीं है। खेती में क्या नहीं है, किसान के पास साधन नहीं है। भिखारी को भीख नहीं मिल रही, ना तो किसान के पास साधन है ना भिखारी को भीख मिल रही है। व्यापारी का व्यापार ठप है, व्यापारी का जो व्यापार है वो कैसा हो गया, ठप हो गया। और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही, नौकर को क्या नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। आजीविका विहीन लोग अत्यंत दुखी होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब हम कहां जाए और क्या करें। जो आजीविका विहीन लोग हैं वो अत्यंत दुखी होकर पूछ रहे लोगों से कि अब हम कहां जाएं, अब हम क्या करें। चलिए, काव्य सौंदर्य, समाज की दयनीय स्थिति का चित्रण, कवित्व छंद का प्रयोग किया गया। चलिए, 18वां देखते हैं। नव में पाती बंधे बगुले के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तेरती सांझ की सचेत श्वेत काया। ठीक है, बगुले के पंख से लिया गया है। रचयिता कौन, उमाशंकर जी जोशी हैं। चलिए, यह काव्यांश उमाशंकर जोशी की कविता बगुले के पंख से लिया गया है। इसमें आकाश में उड़ते बगुलों के सौंदर्य का वर्णन है। क्या बोलते हैं कवि, कहते हैं कि आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हुए सफेद बगुले के पंख, क्या बोल रहे हैं, आकाश में जो पंक्तिबद्ध होकर सफेद बगुले के जो पंख है वो मेरी आंखों को चुराकर ले जा रहे हैं। किसको चुराकर ले जा रहे हैं, आंखों को चुराकर ले जा रहे हैं। काले बादलों की छाया के बीच साज की यह सचेत श्वेत काया ऐसी लग रही है जैसे वह तैर रही है। ठीक है, कैसी लग रही है बेटा, बादलों के बीच में ये जो छाया है वो ऐसी लग रही है कि क्या हो रहा है, कोई तैर रहा है। चलिए, काव्य सौंदर्य, दृश्य बिंब प्रभावी प्रयोग है। चलिए, भाषा चित्रात्मक है। चलो, दूध कहो अब दूध कहो, वापस आ गया बेटा। ये अभी हमने ऊपर ही देखा था, इसको तीसरी बार आया है। चलिए, लास्ट है हमारा पद्यांश, लास्ट है, गद्यांश भी पूरे बचे हुए हैं बेटा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज की बात हो रही है। ठीक है, रघुवीर सहाय जिसके रचयिता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यह काव्यांश रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। ठीक है, इसमें मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण है। किसका, मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण है। चलिए, भावार्थ देखते हैं बेटा। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के शक्तिशाली लोग एक कमजोर और अपाहिज व्यक्ति को स्टूडियो के बंद कमरे में लाते हैं। मतलब दूरदर्शन के मीडिया के जो लोग थे, एक अपाहिज को उनके स्टूडियो मतलब बंद कमरे में लेकर आ गए हैं और उससे अत्यंत अपमानजनक और बेतुके सवाल पूछते हैं। कैसे,
अपमानजनक और बेतुके सवाल पूछते हैं, जैसे क्या आप अपाहिज है। एक अपाहिज से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपाहिज है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो उससे ऐसा पूछ रहे, कभी ऐसा बोलना चाह रहे। यह प्रश्न उसकी अपंगता का मजाक उड़ाने जैसा है। मतलब वो अपाहिज है तो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कभी कह रहे हैं, पर सही में उसका मजाक उड़ रहा है। ठीक है, ताकि दर्शक सहानुभूति में रोने लगे, ताकि दर्शक क्या करेंगे, सहानुभूति देकर रोने लगे और चैनल की टीआरपी बढ़े। चलिए, काव्य सुंदर मीडिया की क्रूरता पर करार व्यंग है, भाषा सरल लेकिन मर्म भेदी है। चलिए, ये हमने पूरे के पूरे बेटा पद्यांश आपके दे रखे हैं, 20 पद्यांश दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से गद्यांश भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला गद्यांश। पहला गद्यांश करवाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, पहला गद्यांश हम स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए आप। बेटा पद्यांश पूरे कर चुके हैं, अब बारी है गद्यांश की। ठीक है, पूरे के पूरे इंपोर्टेंट पद्यांश को हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे गद्यांश को। चलिए, गद्यांश में पहले नंबर पर लिखते हैं। बेटा गद्यांश बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, बस आपको संदर्भ सही लिखना है, प्रसंग सही लिखना है। व्याख्या में आप पूरी की पूरी वही की वही लाइन पे उतार के आ जाओगे तो आपके मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है। पद्यांश के लिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित पाठ, पाठ का नाम से लिया गया है, इसके रचयिता खालिस्तान, मतलब जिस जो भी उसके रचयिता है वो। अब गद्यांश के लिए क्या करेंगे, पद्यांश की जगह हम लिखेंगे गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित पाठ, पाठ का नाम से लिया गया है, इसके रचयिता खालिस्तान है। चलिए देखते हैं। मैं प्रायः सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। बेटा पहचान लिया क्या आ गया, देखो इसमें एक ही बार में आ गया, भक्तिन लिखा हुआ, भक्तिन लिखा हुआ आ गया। मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित पाठ भक्तिन से लिया गया है, इसके रचयिता महादेवी वर्मा, इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। ठीक है, हमारी यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्तिन पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें लेखिका भक्तिन के साथ अपने आत्मीय संबंधों और मृत्यु के कारण होने वाली अनिवार्य विधा के बारे में विचार कर रही है। क्या कह रही है लेखिका, लेखिका कहती है कि भक्तिन और उनके बीच का साथ बहुत पुराना है। लेखिका क्या कह रही है कि भक्तिन और उनका जो साथ है वो बहुत ही पुराना है, लेकिन वे सोचती है कि जब मृत्यु का बुलावा आएगा, क्या सोच रही है लेखिका, कि जब मृत्यु का बुलावा आएगा तब ना तो किसी को सामान बांधने का समय मिलेगा और ना ही किसी को रोक पाएगा। ना तो हमको सामान बांधने का समय मिलेगा, ना ही हम किसी को रोक पाएंगे, या ना कोई हमें रोक पाएगा। ठीक है, उस अंतिम समय में भक्तिन और लेखिका का व्यवहार कैसा होगा, यह एक गंभीर प्रश्न है। ठीक है, चलिए भाषा शैली, भाषा संस्कृत निष्ठ और तत्सम प्रधान है, शैली संस्मरणात्मक एवं विचारात्मक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। चलिए, इसमें यह, इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाजीक आदमी हो, नाचीज सॉरी नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को यह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। ठीक है, चलिए बेटा भगत जी आ गए हैं, भगत जी आ गए मतलब बाजार दर्शन की बात हो रही है, बाजार दर्शन की बात हो रही है मतलब जैनेन्द्र कुमार जी आएंगे। लेखक कौन, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यह गद्यांश जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध बाजार दर्शन से उद्धृत है। ठीक,
चलिए, इसमें लेखक चूरण बेचने वाले भगत जी के संतोषी स्वभाव की तुलना समाज के तथा कथित विद्वान और धन लोलुप लोगों से कर रहे हैं। चलिए, व्याख्या भावार्थ देख लेते हैं बेटा। व्याख्या, लेखक स्वीकार करते हैं कि भले ही भगत जी एक साधारण और कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेखक ने स्वीकार कर लिया था कि जो भगत जी है, ठीक है, भगत जी बहुत कम पढ़े लिखे और साधारण व्यक्ति थे, ये लेखक ने स्वीकार कर लिया था। चलिए, लेकिन उनके पास वह आत्मनियंत्रण और संतोष है जो बड़े बड़े विद्वान के पास भी नहीं होता। ठीक है, उनके पास वो संतोष है जो बड़े बड़े विद्वानों के पास नहीं होता। वे बाजार की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होते, बाजार में कितना ही चकाचौंध फैला क्यों नहीं हो, पर वो प्रभावित नहीं होते। चलिए, भाषा शैली, भाषा मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक है, इसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का सहज प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला, एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ज्यादा बड़ा हो गया। एक बार वह दंगल देखने, दंगल आ गया मतलब पहलवान की ढोलक है। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया, पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारी हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। ये तब का कथन है जब श्यामनगर मेला में हमारा पहलवान गया था, ठीक है, लुट्टन पहलवान गया था और श्यामनगर मेले में उनने शेर के बच्चे चांद सिंह को चुनौती दे डाली थी। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है। चलो, प्रसंग, इसमें मुख्य पात्र लुट्टन पहलवान के जवानी के जोश और उसकी निडरता का वर्णन किया है। चलिए, लुट्टन जब श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया तो वहां ढोल की आवाज और पहलवानों के दाव पेच ने उसके भीतर अदम्य उत्साह भर दिया। ठीक है, पहलवान, ढोलक की आवाज और पहलवानों के दाव पेच ने उसके भीतर अदम्य उत्साह भर दिया था। जोश में आकर उसने बिना सोचे समझे उस समय के अजय पहलवान चांद सिंह को चुनौती, देखो वही को वही छाप डाली हो, ठीक है, वही का वही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, भाषा शैली, भाषा आंचलिक और सजीव है, ग्रामीण मुहावरों का जीवंत प्रयोग मिलता है। चलिए, नेक्स्ट वाला देखते हैं। पेशा पावर है, पेशा पावर आ गया मतलब बाजार दर्शन, मतलब जेवेंद्र कुमार, ठीक है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। चलिए, पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। चलिए, जैनेन्द्र कुमार के निबंध, यह गद्यांश जैनेन्द्र कुमार के निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। ठीक है, इसमें लेखक पैसे की शक्ति और उसके प्रदर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेखक का मानना है कि पैसा एक शक्ति है, पैसा क्या है, एक पावर है, ठीक है, यह लेखक का मानना है। लेकिन उस शक्ति का एहसास तब होता है जब व्यक्ति के पास दिखाने के लिए धन दौलत, कब एहसास होता है, जब व्यक्ति के पास दिखाने के लिए क्या हो, धन दौलत हो, कोठी और अन्य भौतिक संसाधन हो। ठीक है, पैसे की असली सार्थकता उसकी परचेसिंग पावर के प्रदर्शन में ही मानी जाती है। चलिए, भाषा सरल और बोधगम्य है, शैली विवेचनात्मक है। चलिए, यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। शीरीष आ गया मतलब शीरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना उधो का लेना ना माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहां से अपना रस खींचते रहता है। मौज में आठों याम मस्त रहते। यह गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध सीरीज के फूल से उद्धृत है। किससे लिया गया है, सीरीज के फूल से। कौन है बेटा लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें लेखक ने सीरीज के फूल की तुलना एक सन्यासी से की है। क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि सीरीज एक अद्भुत सन्यासी की तरह है। क्या है बेटा सीरीज, अद्भुत सन्यासी की तरह है जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। जेठ की भीषण गर्मी में भी वह बिना किसी चिंता के लहलहाता रहता है। जो किसी के कुछ लेना देना नहीं होता वह केवल अपनी मौज में मस्त रहता है। ठीक है, दयालुपन दिखाया गया है शीरीष के फूल में, शीरीष के पेड़ का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित
ये निबंध है, निबंध है कि क्या है, ठीक है निबंध है। चलिए भाषा परिमार्जित और तत्सम प्रधान है, शेषी शैली ललित और शेषी ललित और गवेषणात्मक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, ठीक है 2 मिनट स्क्रीन पे देखिए बेटा आप लोग, ठीक है। अगला बेटा, अगला क्या दे रखा है, इस दंड विधान के, ठीक है यह सीरीज वाला हो गया। अब क्या है, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं है, नेक्स्ट वाला छठा वाला देख रहे हैं बेटा, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही धोती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। ठीक है, भक्तिन की बात हो रही है बेटा, ठीक है देखिए ध्यान से। यह अंश महादेवी वर्मा के संस्मरण भक्तिन से लिया गया है। इसमें भक्तिन के वैवाहिक जीवन और उसके पति के अगाध प्रेम का वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं, क्या कहती है लेखिका, लेखिका बताती है कि भक्तिन की जिठानियां भले ही उसे प्रताड़ित करती थी, लेकिन उसके पति ने उसे कभी नहीं मारा था। मतलब उसकी जो जेठानियां थी भक्तिन की बेटा, वो बहुत परेशान करती रहती थी, उसको पीड़ा देती रहती थी, पर उसके पति ने कभी भी उसको पीड़ा नहीं दी। वह भक्तिन के गुणों और स्वभाव का सम्मान करता था, ठीक है, इसलिए परिवार की चुगली का उसके प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। चलिए भाषा चित्रात्मक और भावनात्मक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, ये भी महादेवी वर्मा का है, ठीक है भक्तिन। चलिए भक्तिन की बात हो रही है, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्र ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरा नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की स्मृति भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। इसमें भी बेटा महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में बताया। भक्तिन जो थी वो सेवा धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती थी, उसका वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मण था अर्थात धन की देवी, पर उसके नाम से विपरीत वो बहुत ही गरीब महिला थी, ठीक है, इसलिए वो लोगों से अपना नाम भी छुपाया करती थी। यह गद्यांश महादेवी वर्मा रचित भक्तिन से लिया गया है। इसमें भक्तिन के नाम और उसके जीवन के विरोधाभास को स्पष्ट किया गया है। लेखिका कहती है कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मण था, लेकिन वह अत्यंत निर्धन थी, गरीब महिला थी। जैसे लेखिका का नाम महादेवी वास्तविकता से बड़ा है, वैसे ही भक्तिन के जीवन में लक्ष्मी नहीं थी। चलिए भाषा संस्कृत प्रधान और शुद्ध साहित्यिक है। चलिए 8वें की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज अनेक पेड़ है, ठीक है, सीरीज के फूल का आ गया बेटा वापस हजारी प्रसाद द्विवेदी। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं हजारी प्रसाद जी। यह गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शीरीष के फूल से लिया गया है। इसमें शीरीष की सहनशीलता और विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला का वर्णन करा है। चलिए क्या करा है, लेखक बताते हैं कि जहां वे बैठकर लिख रहे हैं वहां चारों ओर शीरीष के पेड़ हैं। लेखक जहां पर बैठ के लिख रहे हैं वहां चारों ओर क्या है, शीरीष के पेड़ हैं। भीषण गर्मी में जहां अन्य पौधे सूख जाते हैं वहीं शीरीष फूलों से लदा रहता है, ठीक है। भीषण गर्मी में जहां पेड़ पौधे सूख जाते हैं वहां पे भी ये क्या कर रहा है बेटा, फूलों से लदा रहता है, ठीक है। यह उसकी जिजीविषा का प्रमाण है। चलिए भाषा परिष्कृत और गंभीर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा की, क्या जांचा बेटा, जांचा की अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। चलो कौन सा पाठ है बेटा, काले मेघा पानी दे,
क्या बताया इसमें, धर्मवीर भारती के हैं ये, ठीक है। संदर्भ में भ्रष्टाचार और स्वार्थ पर टिप्पणी की है। चलिए, लेखक समाज की स्थिति पर दुख व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं बेटा लेखक, समाज की स्थिति पे दुख व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को दिखाता है, किसको दिखाता है, स्वार्थ को दिखाता है। दूसरों के भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हैं, दूसरों के भ्रष्टाचार पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पर स्वयं अपने भ्रष्ट आचरण नहीं देखते, स्वयं अपने भ्रष्ट आचरण नहीं करते, नहीं दिखते। भाषा शैली, भाषा सहज और बोलचाल की खड़ी बोली है, शैली व्यंग्यात्मक है, ठीक है, सिंपल ही है। चलिए 10वां, सियारों और कुंदरन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियां से कराने और के करने की आवाज, हरे राम हे भगवान, की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। बेटा ये पाहट है, ठीक है, ये जो लाइन दे रखी है वो हमारे पहलवान की ढोलक की है, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु जा रहा प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है, ठीक है। इसमें महामारी के समय गांव की भयानक शांति का चित्रण किया है, वही का वही। गांव में मलेरिया और हैजा के समय रात के सन्नाटे में केवल सियार और उल्लू की आवाजें आती थी। बीमारी की कराह भी सन्नाटे में दब जाती थी। भाषा शैली, भाषा आंचलिक और वर्णात्मक है, दृश्य बिंबों का सुंदर प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल की डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन की बात हो रही है। यह गद्यांश जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन से लिया गया है। दिखावे की सांस्कृतिक संस्कृति और अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह पर कटाक्ष। चलिए, फैंसी वस्तुएं वास्तविक सुख नहीं देती, ये केवल अहंकार बढ़ाती है और जीवन के सुकून में बाधा बनती है। भाषा शैली, भाषा मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण। चलिए, बाजार में एक जादू है, बाजार का जादू, बाजार दर्शन, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। संदर्भ, यह अंश जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन से लिया गया है। इसमें बाजार के आकर्षण और प्रभाव की शर्तें बताई गई है, ठीक है। व्याख्या, बाजार का आकर्षण जादू की तरह आंखों में असर करता है। यह जादू का अधिक प्रभावी होता है जब जेब भरी हो लेकिन मन खाली हो, ठीक है। सिंपल था बेटा। भाषा गंभीर और विचारात्मक, मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग किया है। ये तुम्हारे पूरे के पूरे गद्यांश हो गए, पूरे के पूरे पद्यांश हो गए। हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश को हल कर लिया है। आपको बस ये एक बार अच्छे से पढ़ना है और पेपर में इन्हीं में से कोई सा भी एक आएगा, अच्छे से लिख कर आना है, ठीक है। संदर्भ सभी को अच्छे से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित पाठ का नाम इससे लिया गया है। इसके रचेता का नाम आपको लिखना है, ठीक है। बाकी प्रसंग एक लाइन में आप लिख सकते हो, व्याख्या में आप 4 या 5 लाइन लिखोगे, इतने में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। गद्यांश में जो दे रखे हैं वही की वही लाइन भी आप छाप दोगे व्याख्या में तो भी चल जाएगा। बस स्टार्टिंग में लिख देना, लेखक बताते हैं कि लेखक कहना चाहते हैं कि ये आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।